हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। आप सब जानते हैं कि दहेज उत्पीड़न के जो केस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, पति पत्नी के बीच में झगड़े के जो मुकदमे हैं, वे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अदालतों में जैसे सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। वैसे तो इससे पहले भी विभिन्न हाई कोर्ट के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात पर चिंता जाहिर की गई है और यह भी कहा गया है कि दहेज उत्पीड़न की जो धारा है, जो क्रूरता की धारा है 498A IPC, उसका दुरुपयोग किया जाता है। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि डाउरी की जेन्युइन घटनाएं नहीं होती हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं को डाउरी के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है और दहेज की मांग को लेकर के कई ऐसी घटनाएं भी आ जाती हैं, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है जहां पर महिलाएं आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस बहुत हैं जिनकी भरमार है, जो दुरुपयोग करते हुए दाखिल किए जाते हैं। इसी तरीके का एक मामला अभी हाल ही में 8 फरवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया है और दहेज उत्पीड़न की जो FIR पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां करते हुए खंडित कर दी है, यानी FIR को निरस्त कर दिया है। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, 8 फरवरी 2022 का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, इन दोनों न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर, यानी जनरल आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामला यह था कि बिहार का मामला था। एक पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध एक महिला के द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है और FIR दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया जाता है कि उसके साथ दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता की जा रही है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। पति के रिश्तेदारों के द्वारा इस FIR के विरुद्ध 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है और FIR क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट FIR को क्वेश करने से मना कर देता है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की जाती है। उसकी डिटेल मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वो पिटीशन नंबर और पार्टी का नाम देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होती है। मैंने जैसा बताया कि 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले कई मुकदमे दहेज को लेकर के गए थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी के मिसयूज की बात को माना था, उनका जिक्र किया जाता है। वो जो मुकदमे थे आपके सामने स्क्रीन पर, कि राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का केस था, ACC के पेज 472 वॉल्यूम 10 में पब्लिश हुआ है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बड़ी पॉपुलर रूलिंग है, 2014 का मामला था, ACC के वॉल्यूम 8 पेज नंबर 273 में पब्लिश हुआ है। प्रीति गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस झारखंड स्टेट एंड अदर्स 2010 का मामला था, वॉल्यूम 7 ACC पेज नंबर 667 में पब्लिश हुआ है। गीता मल्होत्रा, बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग है, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2012 का केस है, वॉल्यूम 10 ACC 741 में पब्लिश हुआ है। और के सुब्बाराव वर्सेस तेलंगाना स्टेट 2018 का केस था, वॉल्यूम 14 ACC 452 पेज में पब्लिश हुआ है। हाँ दोस्तों, इन 4 मुकदमों का जिक्र किया जाता है दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा और ये कहा जाता है कि इन मुकदमों में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले डाउरी के केस की मिसयूज की बात कह चुका है। और महत्वपूर्ण बात कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि IPC की धारा 498A को शामिल करने का उद्देश्य एक महिला पर उसके पति
और उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकने के लिए राज्य के तेजी से हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना था। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है और विवाह की संस्था को लेकर अब पहले से कहीं अधिक असंतोष और संघर्ष है। इसके परिणाम स्वरूप पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए 498A IPC जैसे प्रावधानों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी और वह सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस तरीके के मामले मुकदमे को उस ओर ले जाते हैं जहां अलग अलग अभियुक्तों की अलग अलग भूमिका का पता लगाना संभव नहीं होता है। और यह बात भी कही कि जो सामान्य तरीके के आरोप हैं, इससे अलग भूमिका का पता लगाना तो मुश्किल है ही। और जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि इस मुकदमे का जो औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए। हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मेडिसिन सेंटर वसूली का अड्डा बन गए हैं। महिला के घर वाले मेडिसिन सेंटर में मामला सिर्फ वसूली के लिए ले जाना चाहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए इस तरीके के आरोपों को लगा करके मुकदमों को दाखिल किया जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के बेंच ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध जो 498A और उससे तमाम संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, उस FIR को क्वैश कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, अभी 8 फरवरी 2022 को दहेज उत्पीड़न की FIR को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जो दर्ज की गई थी, क्वैश किया जाता है। हालांकि पति के संबंध में कहा जाता है कि चूंकि पति ने अपील नहीं की, इसलिए पति के खिलाफ मामला चलता रहेगा, लेकिन रिश्तेदारों के खिलाफ यह 498A की FIR क्वैश कर दी जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा जजमेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, उसके बहनोई हैं, उसकी बहनें जिनकी शादी हो गई है, परिवार के और मेंबर हैं, चाचा ताऊ मामा, ये तमाम लोग, इनको भी मुकदमे में मुलजिम बना दिया जाता है दहेज उत्पीड़न के। तो उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।